स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 6 अगस्त 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार के सभी मतदाताओं को नया एपिक कार्ड मिलेगा। जी हाँ, यानी कि नया पहचान पत्र मिलेगा। 1 सितंबर तक फोटो और दस्तावेज जमा करना जरूरी हो गया है। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है और इस बार चुनाव से पहले बिहार के सभी वोटरों को नया एपिक यानी कि मतदाता पहचान पत्र मिलने जा रहा है। लेकिन इसके लिए एक जरूरी काम तय समय सीमा से पहले पूरा करना होगा। अगर आप भी बिहार के वोटर हैं तो फिर आप जान लीजिए कि कौन सी तारीख तक आपको क्या करना होगा ताकि आप मतदाता सूची में अपना नाम पक्का कर सकें और फिर नया पहचान पत्र समय पर मिल सके। तो आपको बता दूं कि चुनाव से पहले बिहार के सभी मतदाताओं को नया एपिक नंबर मिलेगा। ये एपिक में मतदाताओं को अपनी नई तस्वीर लगाने के लिए दावा एवं आपत्ति के दौरान ही 1 सितंबर 2025 तक नया फोटो देना होगा। वहीं पर अगर कोई गलती या फिर संशोधन की जरूरत हो तो फिर 1 सितंबर 2025 से पहले दावा और आपत्ति दर्ज कराएं। आपको बता दूं कि 1 सितंबर को दावा आपत्ति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 30 सितंबर 2025 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद ही मतदाताओं को नया एपिक कार्ड जारी कर दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के दौरान कई मतदाताओं ने शिकायत की है कि उन्होंने पहले ही बीएलओ को दस्तावेज और फोटो दिए थे, फिर भी उन्हें ऑनलाइन फोटो और फिर दस्तावेज अपलोड करने की सूचना मिल रही है। ऐसे में वे एक बार फिर से बीएलओ से संपर्क करने को मजबूर हैं। इससे असुविधा बढ़ी है, खास करके बुजुर्ग और फिर डिजिटल सुविधाओं से दूर लोगों के लिए। दोस्तों बिहार में 10 अगस्त से मतदाता अधिकार यात्रा शुरू होने वाली है। इसमें तेजस्वी यादव और राहुल गांधी नेतृत्व करेंगे। जहां बिहार की राजनीति में आगामी विधानसभा चुनाव की आहट के बीच तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक नई राजनीतिक मैदान में उतरने जा रही है। दोनों नेता 10 अगस्त से मतदाता अधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगे, जिसका उद्देश्य बिहार के वोटरों को जागरूक करना और फिर लोकतंत्र की मजबूती और फिर मतदाता सूची से जुड़े हुए अधिकारों पर प्रकाश डालना है। ये यात्रा सासाराम से शुरू होकर के राज्य के विभिन्न जिलों से गुजरेगी और फिर पटना में एक विशाल जनसभा के साथ समाप्त होगी। अब सवाल है कि आखिर यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर मतदाता सूची में हो रही गड़बड़ियों को उजागर करना, वहीं पर एसआईआर प्रक्रिया के जरिए वोटरों को कथित रूप से हटाए जाने के खिलाफ आवाज उठाना, वहीं पर युवाओं और फिर पहली बार वोट देने वाले को जोड़ना, वहीं पर संविधान और फिर लोकतंत्र की रक्षा का संदेश देना, इन मुद्दों पर बात होगी। दोस्तों प्रशांत किशोर ने महाराष्ट्र में बिहारियों पर हमले पर अमित शाह से सवाल किए हैं। जी महाराष्ट्र में बिहार के प्रवासी मजदूरों के खिलाफ हो रहे हिंसा पर प्रशांत किशोर जो एक राजनीतिक रणनीतिकार और जनसुराज अभियान के प्रमुख है, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये पूछा है कि जब बिहारियों पर हमले हो रहे हैं तो फिर गृह मंत्री अब तक चुप क्यों है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार लाखों लोग रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों में जाते हैं, विशेष करके महाराष्ट्र जैसे औद्योगिक क्षेत्र में। जब उनके साथ हिंसा होती है तो फिर ये केंद्र सरकार और फिर गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी बनती है कि वे सुरक्षा सुनिश्चित करें और फिर उचित कार्रवाई करें। यह बयान उन्होंने बिहार में एक सभा के दौरान दिया है, जहां पर उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं बल्कि ये राजनीतिक संवेदनशील का भी विषय है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि यदि किसी अन्य राज्य में ऐसी हिंसा होती तो फिर क्या केंद्र सरकार इतनी चुप रहती। वहीं पर महाराष्ट्र सरकार की ओर से इस मुद्दे पर अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार के नेताओं से भी अपील की है कि वे इस मुद्दे पर एकजुट होकर की आवाज उठाएं, क्योंकि ये केवल राजनीतिक नहीं बल्कि मानवाधिकारों का भी मामला है। इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और फिर अब सभी की नजरें केंद्र सरकार की प्रक्रिया पर है। दोस्तों बिहार में शादी के दौरान दुल्हन ने दूल्हे और फिर बारात को बंधक बना लिया। दरअसल बात है कि वर्तमान में शादी का मौसम चल रहा है और फिर इस दौरान कई अनोखी घटनाएं सामने आ रही हैं। पिछले कुछ सालों में कई बार ऐसा हुआ है कि दुल्हन ने दूल्हे की किसी हरकत के कारण शादी से मना कर दिया और बारात को बिना दुल्हन के लौटना पड़ा। बिहार में तो कुछ किस्से ऐसे भी हैं जहाँ पर दुल्हन को मंडप से उठा करके ले जाने की घटनाएं हुई है। हाल ही में रसलपुर में एक अजीब घटना घटी है, जहाँ पर दुल्हन और फिर उसके परिवार ने दूल्हे और फिर बारात के सभी मेहमानों को बंधक बना लिया और पैसे की मांग की। दरअसल बात यह है कि समस्तीपुर के सूरज कुमार के बेटे सुरेंद्र महतो की शादी प्रकाश की बेटी के साथ तय हुई थी। शादी के दिन सुरेंद्र और उसका परिवार बारात लेकर के रसलपुर पहुंचा, लेकिन बारात के स्वागत के समय दुल्हन के परिवार को पता चला कि दूल्हा अत्यधिक शराब पी चुका है। इस पर दुल्हन के परिवार ने दूल्हे के पिता से बात करने की कोशिश की, लेकिन दूल्हा का पिता भी नशे में धुत था, यानी कि दूल्हा का पिता और दूल्हा दोनों नशेड़ी। इस स्थिति को देख करके दुल्हन और
उसके परिवार ने शादी को रद्द करने का निर्णय लिया। चूंकि दुल्हन के परिवार ने शादी में काफी खर्च किया था, उन्होंने दूल्हे के बारात को जाने नहीं दिया। वे दूल्हे के परिवार से शादी में हुए खर्च की वसूली करना चाहते थे। इस दौरान दुल्हन के परिवार ने सभी बारातियों को बंधक बना लिया और उन्हें तभी जाने दिया जब दूल्हे के परिवार ने 50,000 रुपए दिए। इसके बाद दूल्हे और फिर उसके पिता को भी बंधक बना लिया गया और दुल्हन के परिवार ने उनसे 3,50,000 रुपए की मांग की। जब दूल्हे के परिवार ने पैसे देने पर सहमति जताई तभी उन्हें जाने दिया गया। वहीं पर दूल्हे की बहन ने बताया है कि उसने इस मामले की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस ने तुरंत कोई भी कार्रवाई नहीं की है। दोस्तों, पप्पू यादव ने एक बहुत ही विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि नेता सब गलत फिल्म देखते हैं, इंग्लिश फिल्म देखते हैं। जहाँ आपको बता दूं कि जैसे जैसे बिहार चुनाव नजदीक आ रहा है, राजनीतिक माहौल और भी गर्माता जा रहा है। सभी दल एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं। इस बीच पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि आजकल पड़ोसियों से बेटियों की सुरक्षा करना कठिन हो गया है और सत्ता में बैठे नेता दिन भर मोबाइल पर गलत फिल्में देखते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि देश के युवा ड्रग्स के जाल में फंसते जा रहे हैं। उनका ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि आजकल पड़ोसियों से बेटियों की सुरक्षा करना कठिन हो गया है और सत्ता में बैठे नेता दिन भर मोबाइल पर इंग्लिश फिल्म देखते हैं। जहां पप्पू यादव ने बिना किसी संकोच के कहा कि देश की महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं है और इसका मुख्य कारण सत्ता में बैठे नेता है। उन्होंने कहा कि नेताओं की भूमिका बेहद खराब है और महिलाओं की इज्जत कभी नहीं की गई है। उन्होंने भ्रूण हत्या और दहेज हत्या जैसी घटनाओं में वृद्धि का भी जिक्र किया है। पप्पू यादव ने मोतिहारी में बीजेपी IT सेल के 4 युवकों पर द्वारा 14 वर्षीय नाबालिग के साथ हुई हैवानियत का भी जिक्र किया है। दोस्तों, पावर स्टार भोजपुरी के सुपरस्टार फिल्म बनाने वाले हीरो पवन सिंह बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा, बेरंग वापस लौटना पड़ा। जी हाँ, दरअसल बात है कि बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड स्थित जोइनिया गांव गंगा नदी के कटाव की चपेट में पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। कटाव की गंभीरता इतनी है कि गाँव अब लगभग गंगा नदी में विलीन हो चुका है। विस्थापित ग्रामीण अब बांध के किनारे शरण लिए हुए हैं। ये गाँव जिले के मानचित्र से मिटने की कगार पर है। इस बीच भोजपुरी फिल्म जगत के सुपरस्टार पवन सिंह कटाव पीड़ितों से मिलने और फिर राहत सामग्री वितरित के उद्देश्य से जोइनिया गांव जा रहे थे, लेकिन जैसे ही उनका काफिला शाहपुर प्रखंड के बहुरनपुर पुल के पास पहुंचा तो हजारों की संख्या में लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े। स्थिति इतनी भीड़ भाड़ वाली हो गई कि प्रशासन के लिए भी भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया। अफरा तफरी माहौल के बीच सुरक्षा कारणों से पवन सिंह को बिना पीड़ित परिवार से मिले ही वापस लौटना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि पवन सिंह के आने की खबर सुनकर के आसपास के इलाकों से भी भारी संख्या में लोग एकत्र हो गए। दोस्तों, ऑनलाइन यूट्यूबर खान सर सोमवार को त्रिपुंड लगाए नजर आए। जब बातचीत में उन्होंने कहा कि वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सबको अपना मानते हैं। जब ये महादेव का महीना है और फिर सावन का आखिरी सोमवार मेरे लिए खास बन जाता है। इसके साथ ही उन्होंने एक बेहद नेक काम की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि बिहार के हर जिले में जरूरतमंद लोगों के लिए डायलिसिस सेंटर और ब्लड बैंक खोलना चाहते हैं। उन्होंने सावन के आखिरी सोमवार के शुभ अवसर पर इस महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की। खान सर ने कहा है कि सावन का आखिरी सोमवार शुभ दिन माना जाता है, इसलिए जर्मनी से डायलिसिस मशीनें मंगवाई है। जहां हमारा लक्ष्य गरीबी और फिर जरूरतमंद लोगों को फ्री या फिर कम कीमत पर डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके साथ ही एक ब्लड बैंक भी स्थापित किया जा रहा है ताकि किसी को खून की कमी के कारण अपनी जान ना गंवानी पड़े। वहीं पर उन्होंने बताया है कि डायलिसिस का खर्च गरीब परिवारों के लिए असहनीय होता है, जो हर महीने 50 से 60 हजार रुपए। किडनी खराब होने पर मरीज को हर बार 5 घंटे की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जिसमें शरीर से खून निकाल करके उसे फिल्टर किया जाता है। गरीब मरीज इस खर्च को वहन नहीं कर पाते, जिसके कारण कई बार उनके परिवार के सदस्य मर जाते हैं या फिर उसकी जमीन जायदाद बिक जाती है। खान सर ने बताया है कि ब्लड बैंक स्थापित करने का उद्देश्य खून की कमी को दूर करना है, खासकर के ग्रामीण इलाकों में से आने वाले मरीजों को बनारस, दिल्ली और फिर पटना जैसे शहरों में इलाज के दौरान खून की कमी को लेकर के परेशानी उठानी पड़ती है। वहीं पर खान सर ने कहा है कि हमने कई मरीजों को खून नहीं मिलने के कारण मरते देखा है, इसलिए हम एक विश्वस्तरीय ब्लड बैंक स्थापित करने जा रहे हैं जो पूरे एशिया में एक मिसाल बनेगा। इसका उद्घाटन नवरात्रि के दिन पहले दिन किया जाएगा। उन्होंने भारतीय संस्कृति के वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत का जिक्र करते हुए कहा कि ये पहल समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी का अहम हिस्सा है। खान सर ने बताया है कि शुरुआत में 10 डायलिसिस मशीनें लगवाई जाएगी और भविष्य में लगभग 200 मशीनें और लगवाई जाएगी। जब भारत में किसी व्यक्ति की जान बचाना सिर्फ एक व्यक्ति की जान बचाना नहीं बल्कि पूरे परिवार की जान बचाना जैसा है। कई बार कमाने वाले व्यक्ति की मौत होने से पूरा परिवार
बिखर जाता है। खान सर ने बताया है कि भविष्य में उनकी योजना डायलिसिस केंद्रों और फिर ब्लड बैंक अस्पताल में बदलने की है ताकि समाज को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। जहां खान सर ने कहा है कि हमने अस्पतालों में लाखों रुपए के बिलों के बोझ तले दबे कई लोगों को देखा है। हमारा लक्ष्य है कि कोई भी गरीब व्यक्ति इलाज के अभाव में ना मरे। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कल कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 36 एजेंडों पर मुहर लगी। जब विद्यालय रसोइयों का मानदेय 1650 से बढ़कर के 3300 रुपये कर दिया गया। कैबिनेट से कल इसकी मंजूरी दे दी गई। 1 अगस्त ही इसका लाभ दिया जाएगा। जब आपको बता दें कि दूसरी ओर शारीरिक शिक्षकों के लिए भी राज्य सरकार ने खजाना खोल दिया है। अब 8000 मानदेय की जगह 1 अगस्त से उन्हें 16000 रुपये कर दिए जाएंगे। वहीं पर हर साल 200 की वृद्धि की जगह 400 रुपये बढ़ेंगे। वहीं पर कैबिनेट से आज की मंजूरी मिल गई है। या कई बार शारीरिक शिक्षकों ने आंदोलन किया था। जब अब चुनाव है तो फिर इससे पहले उन्हें खुशखबरी मिल गई है। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ दिनों पहले ही इसको लेकर के एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी थी। अब आज कैबिनेट से इसे भी पास कर दिया गया है। जब रात्रि प्रहरी का भी मानदेय बढ़ गया है। अब उन्हें 5000 की जगह 10,000 रुपए मिलेंगे। एक है क्रेडिट खोर, दूसरा है क्रेडिट चोर। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर तीखा हमला बोला है। दरअसल बात है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी के बीच बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष और सत्तारूढ़ दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। इसी क्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। दरअसल सम्राट चौधरी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करके जानकारी दी है और कहा कि आरजेडी और फिर कांग्रेस ने बिहार को सिर्फ पिछड़ेपन की ओर ढकेला है और आज भी जनता को भ्रमित करने का काम कर रही है। उन्होंने पोस्ट में लिखा है कि बिहार में 15 साल लालू प्रसाद जी का वो कुख्यात 90 का दशक वाला शासन रहा जिसमें जंगलराज, अपहरण, उद्योग और फिर जातिगत अहिंसा अपने चरम पर थी। या उससे पहले 40 साल तक कांग्रेस का शासन रहा जिसने बिहार को बदहाली की तरफ ले जाया। उन्होंने आगे कहा है कि केंद्र में भी 2014 तक आरजेडी और फिर कांग्रेस की सरकारें रही, लेकिन इन पार्टियों ने न तो बिहार में रोजगार लाने की कोशिश की, न व्यापार को बढ़ावा देने की नीति अपनाई, न जातिवार जनगणना कराने की इच्छा शक्ति दिखाई और न ही बिहार के युवाओं को अपने ही राज्य में अवसर देने की कोई भी ठोस नीति लागू की। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जब एनडीए सरकार कोई भी जन कल्याणकारी कदम उठाती है तब आरजेडी और फिर कांग्रेस कूद करके उसका क्रेडिट लेने की कोशिश करती है। उन्होंने कहा है कि अगर अपनी सरकार में कुछ किया होता तो आज क्रेडिट के लिए छटपटाना नहीं पड़ता। आरजेडी कांग्रेस की पहचान ही यही है, एक क्रेडिट खोर और दूसरा क्रेडिट चोर। दोस्तों, बिहार चुनाव 2025 में एक और दिलचस्प मोड़ आ गया है। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अब अपनी अलग सियासी पारी को लेकर के मैदान में उतरने को तैयार हैं। इस बार वे प्रदीप निषाद उर्फ हेलीकॉप्टर बाबा के साथ मिलकर के धमाका करने जा रहे हैं। जहाँ कल 5 अगस्त 2025 को दोपहर 2 बजे पटना के मोरिया होटल में तेज प्रताप के नेतृत्व में उनके संगठन टीम तेज प्रताप और वीवीआईपी के बीच गठबंधन का औपचारिक ऐलान किया है। आपको बता दूं कि हेलीकॉप्टर बाबा पहले ही पूरे बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर चुके हैं। अब जब वे तेज प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिला करके जा रहे हैं तो ये गठबंधन बिहार की सियासी समीकरण को पूरी तरीके से झकझोर सकता है। वहीं पर बिहार की राजनीति में निषाद समुदाय अब निर्णायक भूमिका में दिख रहे हैं, जहां पर तेजस्वी यादव ने निषाद वोटों को लुभाने के लिए मुकेश सहनी के साथ हाथ मिलाया है। वहीं तेज प्रताप यादव ने प्रदीप निषाद के साथ गठबंधन करके एक अलग राजनीतिक जहाज पर सवार होने का फैसला किया है। वहीं पर तेज प्रताप यादव की ये नई सियासी चाल न सिर्फ आरजेडी को भीतर से चुनौती देती है बल्कि ये संकेत भी देती है कि वे अब अपने दम पर राजनीतिक जमीन तैयार करने की मंशा रखते हैं। अगर यह गठबंधन जमीनी स्तर पर असर दिखाता है तो फिर आने वाले चुनाव में बिहार की राजनीति में एक नई धुरी उभर सकती है और शायद तेज प्रताप उस धुरी के केंद्र में हो। अब देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी बनाम तेज प्रताप की ये निषाद रणनीति किसकी नैया पार लगाती है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर के राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गए हैं। जहां पर बीते महीनों में वे लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना करते आए हैं, वहीं पर अब उन्होंने नीतीश कुमार की तारीफ करके सबको चौंका दिया है। इस अप्रत्याशित बयान ने बिहार की राजनीति में नई अटकलों को जन्म दे दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चिराग पासवान की इस बयान के पीछे कोई भी रणनीतिक सोच छिपी हो सकती है या फिर ये आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए बदली राजनीतिक समीकरणों का संकेत हो सकता है। दरअसल बात है कि बिहार में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर
दरअसल बात है कि बिहार में गिरती कानून व्यवस्था को लेकर के राज्य सरकार पर जमकर के निशाना साधा। महिला और फिर दलितों पर बढ़ते अपराध को लेकर भी सरकार को असफल बताया चिराग पासवान। यहाँ तक कि नीतीश कुमार को थके हुए मुख्यमंत्री तक कह डाला था। लेकिन अब उनके लहजे में अचानक आई नरमी और तारीफ के सुर सियासी गलियारों को हैरान कर दे रहे हैं। वहीं पर नीतीश कुमार ने बिहार में कुछ क्षेत्रों में अच्छा काम किया है, खास करके बुनियादी ढांचे और फिर शिक्षा के क्षेत्र में। किसी भी नेता के काम को नकारा नहीं जा सकता। इस बयान ने साफ कर दिया है कि चिराग पासवान अब नीतीश कुमार पर सिर्फ हमलावर नहीं रहना चाहते हैं, बल्कि उनके काम को आंशिक रूप से स्वीकार भी कर रहे हैं। दोस्तों, विकास पर सवाल पूछने पर बीजेपी विधायक भड़क गए जब ग्रामीणों से तीखी नोकझोंक हुई है। यहां तक कि बॉडीगार्ड ने ग्रामीणों पर बंदूक तान दी है, क्योंकि ग्रामीणों ने सवाल पूछा था किस मामले पर, वो भी विकास के मामले पर। किनसे? बीजेपी विधायक से। दरअसल बात यह है कि पश्चिमी चंपारण के लौरिया से, यानी कि बिहार के पश्चिमी चंपारण के लौरिया से बीजेपी विधायक विनय बिहारी को मिश्रौली की जनता के विरोध का सामना करना पड़ा। जब क्षेत्र का विकास नहीं होने से गुस्साए लोगों ने भाजपा विधायक की गाड़ी का घेराव किया। इस दौरान विनय बिहारी को जनता के सवाल का सामना करना पड़ गया। इस दौरान एमएलए और फिर ग्रामीणों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। जो लोगों ने सुरक्षा कर्मियों पर ग्रामीणों को धमकाने का आरोप लगाया। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है। दरअसल योगापट्टी प्रखंड के मिश्रौली उच्च विद्यालय में आयोजित एक बैठक के दौरान लौरिया के भाजपा विधायक विनय बिहारी के सामने उस वक्त माहौल गर्मा गया जब ग्रामीणों ने पिछले 15 वर्षों में हुए विकास कार्यों पर सवाल उठा दिए। जब ग्रामीणों का कहना था कि जब उन्होंने अपने क्षेत्र की बदहाली और फिर अधूरे विकास कार्यों पर सवाल पूछा, तब विधायक जी सवाल देने के बजाय नाराज हो गए और तू मैं करने लगे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस दौरान विधायक के सुरक्षा कर्मियों ने ग्रामीणों पर बंदूक तान दी। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसे ग्रामीणों ने ही रिकॉर्ड करके वायरल कर दिया। जब वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह जनता की आवाज दबाने की कोशिश की गई है। ग्रामीणों ने कहा कि हमने तो सिर्फ इतना पूछा है कि 15 साल में आपने क्या किया, हमें स्कूल, अस्पताल, सड़क, पानी चाहिए। लेकिन विधायक जी गुस्सा हो गए और उनके बॉडीगार्ड हमें धमकाने लगे, बंदूक दिखाने लगे, बंदूक तान दी गई। इस घटना को लेकर के क्षेत्र में आक्रोश है। जनप्रतिनिधियों से जनता से उम्मीद होती है कि वे जवाबदेह होंगे, न कि सवाल पूछने पर धमकी देंगे। लोकतंत्र में जनता सबसे ऊपर होती है और अगर उसका अपमान किया जाता है तो फिर ये सीधे तौर पर लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना है। ये घटना न सिर्फ चिंताजनक है बल्कि लोकतंत्र के बुनियादी सिद्धांतों के भी खिलाफ। जनता का सवाल करना उसका अधिकार है और फिर जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है कि वह जवाबदेह बने, न कि गुस्से में आकर के तू मैं करने लगे। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई करती है और भाजपा नेतृत्व अपने विधायक के इस व्यवहार पर क्या रुख अपनाता है। दोस्तों, बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को 2 वोटर आईडी कार्ड रखने के मामले में चुनाव आयोग ने हाल ही में नोटिस थमाया था। चुनाव आयोग के नोटिस के बाद अब तेजस्वी यादव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जहाँ तेजस्वी यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि वे चुनाव आयोग से मिले नोटिस का जवाब देंगे, लेकिन चुनाव आयोग उनके सवालों का जवाब कब देंगे। कल तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस पर प्रतिक्रिया देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हम नोटिस का जवाब देंगे, लेकिन चुनाव आयोग हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। हमने जो सवाल उठाए थे अब वो सबके सामने आ गए हैं। वोटर लिस्ट के प्रारूप के बाद लगातार शिकायतें मिल रही है, जहां हम सारी शिकायतें चुनाव आयोग को भेजेंगे और फिर अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में भी रखेंगे। वहीं पर तेजस्वी यादव के पक्ष में 2 मतदाता पहचान पत्र जारी करने की जाँच की मांग करते हुए उन्होंने पटना के दीघा थाने में भी शिकायत दर्ज कराई थी है। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी है। अधिकारी ने कहा है कि हमने शिकायत को जिला निर्वाचन कार्यालय को भेज दिया है, जो ऐसे मामलों पर निर्णय लेने के लिए सक्षम अधिकारी हैं। यदि चुनाव अधिकारियों से ऐसा कोई निर्देश प्राप्त होता है, प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है। वहीं पर इससे पहले चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस भेज करके कथित तौर पर 2 अलग-अलग मतदाता फोटो पहचान कार्ड यानी कि एपिक नंबर रखने के लिए स्पष्टीकरण मांगा था। चुनाव आयोग ने बीते रविवार को भेजे गए अपने नोटिस में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद 1 अगस्त को प्रकाशित ड्राफ्ट सूची से अपना नाम बाहर होने के तेजस्वी यादव के दावे को खारिज और इस संबंध में उनके बयान का हवाला देते हुए कहा कि राजद नेता ने अपना एपिक नंबर RAB 2916-120 बताया था। चुनाव आयोग ने अपने नोटिस में कहा था कि सत्यापन के बाद दीघा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ने पाया है कि एपिक नंबर RAB 2916-120 अधिकारी के रूप से जारी नहीं किया गया है। नोटिस में चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि तेजस्वी यादव के मतदाता पहचान पत्र का वास्तविक मतदाता पहचान पत्र दूसरा है।
दोस्तों बिहार में मानसून सक्रिय है और लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने बिहार के अधिकांश जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। जब कल पटना समेत 13 जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई। राजधानी पटना के पटना जंक्शन, पाटलिपुत्र स्टेशन और फिर कई मोहल्लों में जल जमा हो गया। जहाँ गंगा सहित अन्य नदियों के जलस्तर में वृद्धि से निचले इलाकों में पानी भर गया। पटना, वैशाली, आरा, भागलपुर, बांका में बाढ़ की हालात हैं। वहीं पर कल भारी बारिश के बाद भागलपुर जिले में गंगा और फिर कोसी नदी के जलस्तर में इजाफा हुआ है। जहाँ गंगा का जलस्तर रिकॉर्ड स्तर के छूने के करीब है। लोगों का बाढ़ से बेहाल है। भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड का जौवनिया गांव पूरी तरीके से गंगा नदी के कटाव के चपेट में आ गया है। पूरा गांव विलीन हो चुका है। लोग बांध के ऊपर रह रहे हैं। दोस्तों बिहार में अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। बिहार में बैठ करके अमेरिका के लोगों को चूना लगाते थे। दरअसल बात है कि बिहार के वैशाली जिले की पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी बिहार में बैठ करके अमेरिका के लोगों को झांसा देकर के उनके खाते से राशि उड़ा देते थे। गैंग का सरगना फ्रॉड है। बिहार के शातिर साइबर ठग विदेश में बैठे लोगों को भी चूना लगा रहे हैं। यह ताजा मामला बिहार के वैशाली जिले से आया है। हाजीपुर में साइबर थाने की पुलिस ने अमेरिकी नागरिकों से डॉलर ऐंठने वाले 5 ठगों को पकड़ा है। इन साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी जंदाहा के लक्ष्मणपुर कड्डूटांग निवासी चुल्हाई सिंह के यहाँ पर छापेमारी के बाद की गई है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 5 लैपटॉप, 10 मोबाइल फोन, 16 डेबिट कार्ड, 6 क्रेडिट कार्ड, 2 राउटर, 5 हेडफोन, 2 आधार कार्ड, 2 माउस, वोटर ID कार्ड आदि बरामद किया। गिरफ्तार साइबर ठगों ने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार किया है। उन्होंने बताया है कि वे अमेरिका में रहने वाले बुजुर्ग लोगों का डेटा गूगल समेत अन्य प्लेटफॉर्म और फिर डार्क वेब से हासिल करते थे। फिर ईमेल के जरिए उनके कंप्यूटर में वायरस या फिर बग भेजते थे। गैंग का सरगना बिरजू ईमेल से पीड़ितों के लैपटॉप में आई समस्या को दूर करने के लिए फर्जी हेल्पलाइन नंबर भेजता था। इसके बाद अमेरिकी नागरिक मदद मांगते थे। शातिर फर्जी हेल्पलाइन के जरिए पीड़ितों को मदद का झांसा देते। ये फ्री सर्विस के नाम पर डिवाइस का रिमोट एक्सेस लेकर के अमेरिकी नागरिकों के खाते से राशि निकाल लेते थे। ये जानकारी एसपी ललित मोहन शर्मा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। दोस्तों बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने के ऐलान पर प्रशांत किशोर ने कहा कि ये जनता और जनसुराज का डर है। जी हाँ, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा है कि ये लोकतंत्र की जीत है और जनसुराज जैसे दल की ताकत है कि 20 साल से सोई हुई सरकार ने वृद्धों और फिर दिव्यांगों का पेंशन 400 से बढ़ा करके 410 रुपए नहीं किया, बल्कि जनसुराज का डर है कि आज 400 से बढ़ा करके 1100 हो गया है। उन्होंने कहा है कि डोमिसाइल के लिए पिछले कई सालों से लड़के संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि ये जनता का डर है और फिर इसे नीतीश सरकार ने देख लिया है। जनता ने मन बना लिया है इनको हटाने के लिए और फिर जाने से पहले डोमिसाइल लागू कर रहे हैं। लोगों का मानदेय और फिर पेंशन बढ़ा रहे हैं। यही बात जनसुराज पिछले 3 साल से कह रही है कि जिस दिन जनता ने अपने लिए विकल्प बना लिया तो फिर सरकार में कोई भी रहेगा, जनता का काम होगा। उन्होंने कहा है कि इसलिए जरूरी है इस बात का कि विकल्प बनाया जाए या नया रास्ता बनाया जाए। लालू नीतीश को हटा करके अपने आप काम होगा। अभी ये कुछ नहीं है, अभी कई काम होना बाकी है। बिहार से गरीबी, बेरोजगारी और फिर प्लान खत्म करना है। या जब तक वह नहीं होगा हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि आप 70,000 करोड़ का गबन कीजिएगा, पुल टूटेगा नहीं तो क्या होगा। ये बिहार में इतना भ्रष्टाचार कर रहा है, यानी कि किसी काम को करने के लिए जब 100 रुपए जारी होते हैं तो उसमें से 60-70 रुपए चोरी हो जाता है। इसलिए चाहे पुल हो या फिर सड़क हो, लोगों को इंदिरा आवास हो या फिर नाली गली हो, हर जगह भ्रष्टाचार है और उसी भ्रष्टाचार की वजह से इनका खात्मा निश्चित है। दोस्तों बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में आरजेडी और कांग्रेस ने 10 अगस्त को वोट अधिकार यात्रा निकालने का फैसला किया था, लेकिन बाद में इस यात्रा को स्थगित कर दिया गया। इसकी जानकारी राजद ने दी है। आरजेडी ने वोट अधिकार यात्रा को स्थगित करने के संबंध में एक पत्र जारी किया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और फिर बिहार की विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा को आगे बढ़ाया गया है। पहले ये यात्रा राखी के बाद 10 अगस्त से होनी थी। हालांकि यात्रा की नई तारीख अभी जारी नहीं की गई है। आरजेडी के प्रदेश कार्यालय द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा कार्यक्रम की सूचना निर्गत की गई थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से यात्रा कार्यक्रम की स्थिति में बदलाव हुआ है। इसलिए नई तिथि की घोषणा तक इस सूचना को निरस्त माना जाए। आगामी कार्यक्रम की सूचना समय पर दी जाएगी। वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट हो चुका है। वहाँ पर आपको बता दूं कि बिहार मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने
1 अगस्त को पहला संशोधित वोटर लिस्ट ड्राफ्ट जारी किया था, जब बिहार के सभी 38 जिलों के लिए जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में सबसे ज़्यादा वोटरों के नाम पटना जिले में कटे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर मधुबनी और फिर तीसरे नंबर पर पूर्वी चंपारण है। करीब 65 लाख वोटरों के नाम हटाए गए हैं। यह चुनाव आयोग ने जिलेवार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की है। इस सूची में किस जिले में कितने वोटर थे, कितने वोटर बचे हैं और कितने के नाम काटे गए हैं, इससे संबंधित पूरी जानकारी दी गई है। दोस्तों, भारत में हर साल लाखों छात्र IAS, IPS और फिर मेडिकल जैसे कठिन परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जहां वे अच्छे कोचिंग की तलाश में समय और फिर पैसा दोनों खर्च करते हैं। लेकिन कुछ छात्र ऐसे भी होते हैं जिनमें काबिलियत तो होती है, पर संसाधनों या फिर सही मार्गदर्शन की कमी के कारण वे पीछे रह जाते हैं। आज हम एक ऐसे गुरु के बारे में बता रहे हैं जो सिर्फ 11 रुपये में गरीब छात्रों को अफसर बनाते हैं। उनका नाम है डॉक्टर मोहितुर रहमान खान, जिन्हें लोग प्यार से गुरु रहमान कहते हैं। अब सवाल है कि आखिर मोहितुर रहमान खान कौन है? तो आपको बता दूं कि एक रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना के रहने वाले डॉक्टर मोहितुर रहमान खान ने 1994 में कोचिंग देना शुरू किया था। आज वे अदम्य अदिति गुरुकुल नाम से एक कोचिंग संस्थान चलाते हैं, जहां पर वे केवल 11 रुपए की फीस लेकर के गरीब छात्रों को UPSC, पुलिस भर्ती और फिर अन्य सरकारी नौकरियों के लिए तैयार करते हैं। उनके पढ़ाए हुए 1100 से ज्यादा छात्र अब सरकारी अफसर बन चुके हैं। या उनका सपना था कि वे खुद IPS बने, लेकिन अब वे दूसरे स्टूडेंट को अफसर बना रहे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि उनकी पत्नी अमिता से उनकी मुलाकात कॉलेज में हुई थी और उन्हीं को इम्प्रेस करने के लिए उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से MA में टॉप किया। वे दोनों अलग अलग धर्म के थे और फिर समाज ने उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने बिना परिवार की मंजूरी की शादी की और फिर तय किया कि वे कोई भी अपना धर्म नहीं बदलेगा। इस फैसले की वजह से समाज ने उनका बहिष्कार कर दिया और उन्हें नौकरी तक नहीं मिल पाई। जब गुरु रहमान ने एक छोटे से किराए के कमरे से पढ़ाना शुरू किया था 1994 में, जब बिहार में 4000 सब इंस्पेक्टर की भर्ती हुई थी, तब 1100 छात्र उनकी क्लास से पास हुए थे। जी हाँ, इसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई। एक बार उन्होंने एक होनहार लेकिन गरीब छात्र सदिक आलम को सिर्फ 11 रुपये में पढ़ाया, जो अब ओडिशा के नुआपरा जिले के जिलाधिकारी हैं। जब तभी से उन्होंने तय कर लिया है कि वे गरीब छात्रों से सिर्फ 11 रुपये ही लेंगे। जब गुरु रहमान के पास 3 MA डिग्री और फिर प्राचीन इतिहास में PhD है। अब तक वे 10,000 से ज़्यादा छात्रों को पढ़ा चुके हैं, जिनमें 3000 सब इंस्पेक्टर, 60 IPS अधिकारी और 5 IAS अधिकारी बने हैं। जब मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और फिर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से भी छात्र उनके पास पढ़ने आते हैं। खास बात यह है कि जो छात्र सफल हो जाते हैं वे गुरुकुल में लौट करके दूसरों की मदद करते हैं और समाज सेवा से जुड़ते हैं। दोस्तों, BCCI ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया था। इस दौरे पर दोनों टीमों के बीच 3 वनडे और 2 4 दिवसीय मैच खेले जाएंगे। खास बात यह है कि इस बार बिहार के जो वैभव सूर्यवंशी के साथ एक और बिहार का लाल खेलता हुआ नजर आएगा, जिसका नाम है किशन कुमार। जी हाँ, बिहार के भागलपुर जिले के छोटे से गांव नंदलालपुर के किशन कुमार ने अपने जुनून और मेहनत से न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे बिहार का नाम रोशन किया है। जब बाएं हाथ के तेज गेंदबाज किशन का चयन भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में हुआ है, जो 21 सितंबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। यह कहलगांव प्रखंड के नंदलालपुर पंचायत के जगन्नाथपुर गाँव में जन्मे किशन के पिता सुशील सिंह एक किसान है। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण किशन को क्रिकेट के लिए जरूरी संसाधन जुटाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। जब गांव में खेलने के लिए कोई मैदान भी नहीं था, जिसके चलते किशन गलियों में क्रिकेट खेलते थे। कभी कभी वे 6 किलोमीटर दूर NTPC के मैदान में प्रैक्टिस के लिए जाया करते थे। जब वहीं पर परिवार की आर्थिक तंगी के बावजूद भी किशन के जुनून को देखते हुए उनके माता पिता ने उन्हें इलाहाबाद में अपनी बुआ किरण सिंह के पास भेज दिया, जहाँ वहाँ पर किशन ने पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट पर भी ध्यान देना शुरू किया। किशन की प्रतिभा को निखारने में पूर्व भारतीय क्रिकेटर आशीष नेहरा की अकादमी ने अहम भूमिका निभाई। इलाहाबाद से आशीष नेहरा की क्रिकेट अकादमी में दाखिला लेने के बाद किशन ने अपने गेंदबाजी को और धार दी, जब उनकी मेहनत और फिर लगन ने उन्हें भारतीय अंडर 19 टीम का 3 टीम तक पहुंचा दिया।
दोस्तों, बिहार में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। आरजेडी ने बीजेपी और जेडीयू की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर कड़ा प्रहार करते हुए आरोप लगाया है कि सरकार में मौलिकता और फिर नीति दृष्टि का अभाव है और वे तेजस्वी यादव द्वारा पहले से घोषित जन कल्याणकारी योजनाओं की नकल कर रही है। दरअसल आरजेडी के प्रदेश सचिव आभा रानी डोमिसाइल योजना पर एनडीए की सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि जिस डोमिसाइल नीति को एनडीए सरकार ने पहले विधानसभा में खारिज कर दिया था, आज उसी नीति को चुनावी हथियार की तरह चुपचाप जनता के सामने पेश किया जा रहा है। आपको बता दूं कि ये नीति राज्य में यानी कि बिहार में नौकरी और फिर शिक्षा के अवसरों में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की मांग के केंद्र में रही है। तेजस्वी यादव ने कुछ माह पहले युवाओं के लिए स्थानीयता आधारित रोजगार गारंटी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि, युवाओं के लिए अलग से बिहार युवा आयोग, 20,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति, अशक्त और फिर वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान योजना तथा रसोइयों, रात्रि प्रहरियों, शारीरिक शिक्षकों और फिर आशा ममता कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि जैसी योजनाओं की घोषणा की थी। लेकिन अब विपक्ष का आरोप है कि यही योजनाएं एनडीए सरकार द्वारा अलग अलग मंचों से घोषित की जा रही है, बिना किसी ठोस नीति या फिर बजट प्रावधान के। राजद प्रवक्ता ने कहा है कि ये न सिर्फ एनडीए सरकार की वैचारिक दिवालियापन को दर्शाता है, बल्कि ये भी साफ करता है कि बिहार में असली नेतृत्व और नवाचार की सोच सिर्फ तेजस्वी यादव के पास है। बीते 20 वर्षों में जिनकी सरकार ने युवाओं और फिर गरीबों की उपेक्षा की है, वही अब जनता को भ्रमित करने के लिए हमारी घोषणाओं की नकल कर रहे हैं। वहीं पर इस बार चुनाव में युवाओं, बेरोजगारी और फिर पलायन जैसे मुद्दे के केंद्र में है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही इन केंद्र पर अपनी अपनी योजनाएं लेकर के मैदान में हैं, लेकिन मतदाताओं के लिए ये तय करना मुश्किल नहीं होगा कि कौन सी योजनाएं व्यवहारिक है और कौन सी केवल चुनावी जुमला। वहीं पर आरजेडी का दावा है कि तेजस्वी यादव का 10 लाख सरकारी नौकरी वाला वादा जब पहली बार सामने आया था तो फिर एनडीए नेताओं ने उसे असंभव करार दिया था। अब जब सरकार ने खुद 5 लाख नौकरी की बात कही है तो फिर सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार पहले ही समझ चुकी थी कि तेजस्वी का विजन जमीनी हकीकत से जुड़ा है। अब जब बिजली की मुफ्त यूनिट, महिलाओं के लिए विशेष स्कीमें और ग्रामीण क्षेत्र में डिजिटल शिक्षा जैसे मुद्दे भी एनडीए के घोषणा पत्र में दिखने लगे हैं, जब बिहार की राजनीति हमेशा से जमीनी मुद्दों और फिर विकास के वादों पर निर्णायक रही है, इस बार भी असली लड़ाई नीति बनाम नकल की बताई जा रही है। चुनाव आयोग द्वारा तारीखों की घोषणा कभी भी हो सकती है और उससे पहले ये आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई और तेज होगी।